चलो कहां तक पढ़ लिया बेटा कल हमने? अच्छा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देख लिया है ना, समझो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देख लिया है। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझो बेटा, बहुत टाइप के पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। उनमें से जो एग्जांपल है वो ये कि पहला पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम यहां पे पढ़ेंगे तो यहां तो पढ़ेंगे साथ में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी आएगा। बट यहां पे हम जितना डिटेल में पढ़ने वाले हैं वहां पे हम ऐसा नहीं कि बार बार फिर उसी चीज को पढ़ेंगे, उतना रिपीट करेंगे। डेरिवेशन वाला पार्ट वहां पे नहीं देखेंगे, कुछ क्वेश्चन वहां पे देख लेंगे। फिर यहां पे हम पढ़ेंगे दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे तो आएगा ही आएगा, साथ में जब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे भी वो आएगा। फिर हम पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, साथ ही साथ जब हम एसएचएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे फिर से वहां पे आएगा वो। तो एक तरीके से पूरे फिजिक्स में जहां जहां पे पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे हम एक साथ उनको क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई हाइपोथेटिकल फोर्स हुआ तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे वो भी हम क्या करेंगे यहां पे सीखेंगे। तो इंडिविजुअली हमें यहां तो पढ़ना ही है, साथ साथ उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला टॉपिक हमें क्या करना है, डालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। अब समझो बेटा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, माइनस एफ डॉट डी आर। बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, माइनस एफ डॉट डी आर। अलग अलग टाइप के फोर्स आते जाते हैं तो अलग अलग टाइप का पोटेंशियल एनर्जी आता जाता है। अगर हम यहां पे फोर्स रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स तो एनर्जी कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहां पे रखेंगे स्प्रिंग फोर्स तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यही चेंज होना है और कुछ नहीं होना है। तो मान लो मैंने यहां पे बोला कि भाई मेरे पास यहां पे एक m1 मास है और यहां पे m2 मास है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। तो दोनों एक दूसरे में क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे और यही फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज गिवन बाय माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पे जो माइनस साइन है ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि सर माइनस 10 न्यूटन का फोर्स आया है तो वो 10 न्यूटन से कम होगा, ऐसा नहीं है। यहां पे जो माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तो फोर्स में अगर फॉर्मूले में प्लस या माइनस लिखा हुआ है तो वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर के फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम साथ ही साथ यहां पे वो भी लिख ले रहे हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो फोर्स है वो हमारा कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, इसको हम यहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमने यहां पे लिखा du इज इक्वल टू, एक माइनस यहां प्रेजेंट है, एक माइनस यहां प्रेजेंट है, दोनों क्या हो जाएंगे, राइट, प्लस। तो बचेगा हमारे पास जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर डी आर। और फिर हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना। पर इंटीग्रेट करने के लिए बेटा हमें यहां पे लिमिट भी क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। लिमिट का एक और मीनिंग होता है, एक तो मैंने समझाया है कि कोई वैल्यू वेरी करती है तो जहां से जहां तक वेरी करता है वो कहलाता है लोअर लिमिट एंड। बिल्कुल इसी तरह से एक और हम क्या करते हैं, देखते हैं यहां पे लिमिट का एक और मतलब होता है कि इधर पे r वेरी कर रहा है और इधर पे u वेरी कर रहा है। तो इसमें एक तरफ हम लिखते हैं क्या, नोन वैल्यू, और दूसरी तरफ लिखते हैं अननोन वैल्यू। जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भाई इतने किलोमीटर में इतना टाइम लगा है तो इतने किलोमीटर में कितना टाइम लगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इतने में अगर इतना हुआ है तो इतने में कितना। तो एक नोन दिया जाता है और दूसरा अननोन दिया जाता है, अननोन पूछा जाता है। तो यहां पे भी वैसी है कि भाई इधर पे आर बदल रहा है तो कितने आर पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और किसी दूसरे पे कितना होना चाहिए वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये भी एक तरीके से लिमिट ही कहलाती है, राइट। लिमिट का मीनिंग ये भी होता है। अब दिक्कत ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी है कहने का मतलब है हम कहीं भी कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब कल को वो क्वेश्चन बोल सकता है कि भाई जब r की वैल्यू 10 मीटर है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को तुम 0 मान लो और 20 मीटर पे बताओ कितना। तो 20 पे या 10 पे अगर इतना है तो इतने पे कितना। ये लिमिट का मीनिंग हो गया दूसरा, कि एक गिवन है और दूसरा आस्किंग है, दूसरा क्या कर रहा है, पूछ रहा है। वो कल को बोल सकता है कि भाई इन्फिनिटी पे इसको 10 जूल मान लो और 5 मीटर पे बताओ कितना। तो यहां पे इतना तो यहां पे कितना।
तो अपने हिसाब से माना जा सकता है। कल का लेक्चर हमने पूरा का पूरा यही डिस्कस किया है कि भाई पोटेंशियल जी कैसी क्वांटिटी है, कहीं पे कुछ भी मान सकता है रिलेटिव क्वांटिटी होने की वजह से। बट दिक्कत क्या है कि अगर कोई कुछ भी कहीं पे मानेगा तो फाइनल आंसर भी सबका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होने चाहिए कि अगर कुछ ना बोला जाए, कुछ भी नहीं बताया जाए तो कहां पे क्या लेना है। तो यहां पे भी हमने यूनिवर्सल स्टैंडर्ड लिया हुआ है, वो ये है कि जब आर की वैल्यू क्या लेंगे, इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल जी क्या मानेंगे, जीरो। तो इन्फिनिटी पे हमने जीरो मान लिया है और किसी रैंडम पोजीशन आर पे हम निकालना चाहते हैं तो उसको मान लिया यू। क्लियर है ये? लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कल को ऐसा नहीं बोल सकता कि ओरिजिन पे जीरो मान के आर पे निकालो। अगर वो बोलेगा ओरिजिन पे जीरो मान के आर पे निकालो तो इसके नीचे के फॉर्मूले वहां पे वैलिड नहीं होंगे, उसको तुम्हें यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे जीरो रखोगे, यहां जीरो रखोगे, आर पे क्या करना है, निकालना है। कल को तुमसे बोल सकता है कि 20 किलोमीटर पे जीरो मान लो और 10 किलोमीटर पे निकालो, तो तुम यहां पे रखोगे 20 किलोमीटर, यहां पे जीरो, यहां पे 10 किलोमीटर और यहां पे यू। बात आ रही समझ में? तो वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं पे कुछ भी जीरो मान के तुमसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन निकलवा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बेटर होंगे क्योंकि वो यहां जो फॉर्मूला आने वाला है उससे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिया है, इन्फिनिटी पे जीरो माना हुआ है। क्लियर है ये? अच्छा, क्वेश्चन आता है सर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में इन्फिनिटी पे जीरो क्यों माना है? तो बेटा सीधा है, अगर मैं फोर्स की बात करूं और आर की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं तो क्या फोर्स लगेगा? अगर फोर्स लगेगा ही नहीं तो काहे की पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हमने क्या कर लिया, इन्फिनिटी पे जीरो माना है। पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, इस चीज को समझना है। जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। एनीवे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यू। जी m1 m2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, राइट। अंदर में क्या बचा, r टू द पावर -2 dr, उसको ऊपर ले रहा, इंफिनिटी टू r टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन r टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। अरे यही होगा? तो टू द पावर -2 प्लस 1 कितना हुआ, -1, और नीचे में भी तो हो जाएगा -1/r। क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे gm1 m2, राइट, और इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/r, लिमिट इंफिनिटी टू r। माइनस को बाहर निकाल ले रहे हैं तो -gm1 m2, पहले यहां पे अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, 1/इंफिनिटी, जीरो हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है -gm1 m2 बाई, ये हमारा होता है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पर सर हमने तो mgh सीखा है, mgh नहीं होता बेटा, राइट। क्या आता है मेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, -gm1 m2 डिवाइड बाई r। ये जो r है, अगर पॉइंट मास है तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा, पर अगर पॉइंट मास नहीं है बल्कि मास का साइज बड़ा है तो हमेशा सेंटर से मेजर करना है, राइट। तो अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि भाई एक यहाँ पे m1 है, दूसरा m2 है, पॉइंट मास है, तो डिस्टेंस तो ये ले लेंगे। मान लो ऐसा हुआ कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और छोटा सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, राइट, ये मान लिया m1, ये मान लिया m2, तो डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, फिर सेंटर से मेजर करना है। अगर ये दोनों बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लिया हमने m1, ये मान लिया m2, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। क्लियर है ये, राइट। mgh वगैरह नहीं आता बेटा, मेन फॉर्मूला आता है -gm1 m2 बाई r। क्लियर है ये? पहले इसको नोट करो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, तो यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, -gm1 m2 डिवाइड बाई r, राइट। पर हमने मोस्टली क्या किया है, जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की है mgh लिखा हुआ है, राइट, हाइट के टर्म्स में। और हाइट कहां से मेजर करते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से। तो अगर मान लो हम सरफेस से क्या करें, डिस्टेंस को मेजर करें, तो हमें देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। अब जो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे पढ़ रहे हैं, वो मोस्टली ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का क्या है, पार्ट है ना। मतलब जैसा यहां पे हम पढ़ रहे हैं एज इट इज ग्रेविटेशन में भी आएगा। तो हम यहां पे देख रहे हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, या किसी भी प्लेनेट के सरफेस से अगर हम क्या करें, चेक करें तो क्या होगा। तो पहले ध्यान से समझ लेना है, मान लो हमने बोला कि ये हमारा क्या है, लेट्स से अर्थ है, और इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। क्या वैल्यू होती है रेडियस ऑफ अर्थ की, 6400 किलोमीटर, राइट, 6400 किलोमीटर। और हमने ये मान लिया कि अर्थ का जो मास है वो है क्या, कैपिटल M,
राइट, अर्थ का मास हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल एम। अब हुआ ये कि एक छोटा सा मास स्मॉल एम पहले सरफेस पे था, फिर इसको हम ले गए कहां तक, यहां से एच हाइट तक, राइट, एच हाइट तक ले गए। ये इसका क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और ये इसका क्या है, फाइनल पोजीशन है। यहां पे मैंने मान लिया कि भाई इनिशियल पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U1 और फाइनल पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, U2। मुझे देखना है कि जब मैं इसको सरफेस ऑफ अर्थ से एच हाइट तक लेके गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो कितने का हुआ, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने ये सीखा है कि पोटेंशियल एनर्जी उतना मैटर नहीं करता जितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मैटर करता है। तो यहां पे हमने सोचा कि एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लें। तो बेटा अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है तो मैं निकालूंगा किससे, U2 माइनस U1 से। तो हमने यहां पे लिखा है U2 माइनस U1। अब U2 अगर हम देखें तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R प्लस एच, R प्लस एच। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे U2 की जगह पे माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R प्लस एच, फिर ये वाला माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद U1 लिखेंगे तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, तो इसके लिए लिखा जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उसको हम इधर रख सकते हैं, राइट, प्लस, और ये माइनस वाला टर्म है, क्या कॉमन आ जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m। तो इस टर्म को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, G कैपिटल M स्मॉल m को बाहर निकाल लिया, यहां पे बचा 1 बाई R, यहां पे बचा माइनस 1 बाई R प्लस एच। इसी को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो नीचे में आ जाएगा हमारे पास R इंटू R प्लस एच, और ऊपर में आएगा हमारे पास R प्लस एच माइनस R, ये आ जाएगा। यहां से क्या कैंसिल हो जा रहा है, R वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर R वाले टर्म को हम कैंसिल कर दे तो अब हमारे पास बच रहा है G कैपिटल M स्मॉल m H डिवाइड बाई R इंटू R प्लस एच। ये जो ब्रैकेट है इससे हम R को बाहर निकाल ले रहे हैं। अगर हम R को बाहर निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा R स्क्वायर, यहां पे 1 और यहां पे H बाई R। जिनको नहीं समझ में आया, देखो बेटा यहां पे R तो था नहीं, तो हमने R से मल्टीप्लाई कर दिया और R से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाइड वाला बाहर निकल गया और डिवाइड वाला ये बच गया। क्लियर है, ये ऐसा हो गया। इस तरह से इसको हमने इसलिए लिखा है क्योंकि G कैपिटल M डिवाइड बाई R स्क्वायर को रिप्लेस किया जा सकता है स्मॉल g से, इसको रिप्लेस किया जा सकता है स्मॉल g से, राइट। यहां कहीं पे मैं क्या कर दे रहा, लिख दे रहा इसको। जिनको जानना है कि सर कैसे आया, तो देखो बेटा लगने वाला फोर्स कैसे लिख सकते हैं हम, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो इसमें और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, फोर्स को और क्या लिखा जा सकता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू, बस एक्सीलरेशन की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और G की वैल्यू आएगी G कैपिटल M डिवाइड बाई, ये भी हम क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, राइट। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, स्मॉल g से, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r। सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पे जब पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो mgh नहीं आता, क्या आता है, mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r। और ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई स्टूडेंट्स को, जिन लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा भाई, यही लगता है कि h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है, और अगर उन्होंने mgh का फॉर्मूला लगाया तो गड़बड़ होगा। अब समझो, ये सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। कल को अगर मैंने यहां पे इसको जीरो माना तो जितना चेंज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी यहां पे भी होगा। लोअर बॉटम या बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जीरो मान ले तो जितना चेंज उतना ही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हुए बोलूं तो भाई मैं इसी फॉर्मूले को बोल सकता हूं du की जगह पे u, और ये लिखा जाएगा क्या, mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r। ये भी क्या करना है, ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पे mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r होता है। तो फिर सवाल आता है, लेकिन सर हमने तो mgh भी पढ़ा हुआ है, ये कब होगा? तो mgh तब होगा बेटा जब हम यहां पे एक कंडीशन लगाएंगे। जब जब फॉर्मूला डिराइव करते समय इफ लगा दिया जाए, इफ का मतलब है शर्तें लागू, राइट, कंडीशंस अप्लाई। अगर ऐसा हुआ तो,
इसका मतलब है इसके बाद जो आने वाला फॉर्मूला है उसके लिए कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो उस फॉर्मूले को जब तुम याद रखोगे तो टर्म्स एंड कंडीशन भी याद रखना है कि ये कब कब वैलिड है। ऐसा तब हम ले रहे हैं अगर मान लो h की वैल्यू r से बहुत कम हुई। भाई r हमारा 6400 किलोमीटर है, मान लो एक ऑब्जेक्ट को तुम 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 15 मीटर लेके जा रहे हो, तो ये 6400 किलोमीटर कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम। तो अगर तुम यहाँ पे 10 मीटर डिवाइड बाय 6400 किलोमीटर लिखोगे तो ये एक से क्या होगा, बहुत छोटा। तो अगर ऐसा हुआ तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो h बाई आर होगा वो एक से बहुत छोटा होगा। इनफैक्ट अगर तुम यहाँ पे 100 किलोमीटर भी लिखोगे तो 100 डिवाइड बाई 6400 किलोमीटर कितना होगा, 1/64। ये एक से बहुत छोटा है, इसको 1 में ऐड करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। और अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, मतलब ये तब अप्लीकेबल है जब हाइट की वैल्यू r से बहुत कम हो। क्वेश्चन आता है सर कहां तक इग्नोर कर लें, 50 किलोमीटर में 100 किलोमीटर में कहां तक इग्नोर कर ले। तो देखो बेटा याद करो, एरर में हमने लिमिट पढ़ी थी 5% तक का एरर लगभग हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो लगभग अगर एक रफ वो है, ऐसा कोई बाउंड्री लाइन नहीं खींची हुई है, राइट। सिंपल एक हम समझा हुआ है कि 5% तक का जो चेंज है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो 6400 किलोमीटर का 10% हो गया 640, मतलब 5% कितना हो गया, 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर तक तुम इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो और इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। मजे की बात यह है कभी भी तुमको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के लिए नहीं पूछेगा, या तो सवाल आएंगे 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर तक, या फिर सीधा आएगा 1600 किलोमीटर 3200 किलोमीटर 6400 किलोमीटर। तो ऐसे डायलेमा में तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर कभी आए तो सिंपल ये याद रखना है। क्लियर है ये? सोचो अब यहां पे लोग इतनी गलती करते हैं कि नीट में सिंपल सा क्वेश्चन आया, नीट तक में ये पूछ लिया गया क्योंकि उनको पता है आधे से ज्यादा क्या करेंगे स्टूडेंट, गलती करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना, m, अगर उसको h = r तक ले जाएं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी। सोचो जिन्होंने भी U = mgh लिखा होगा और h की जगह पे r लिखा होगा, पहला ही ऑप्शन था। ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा जब तुम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर क्या करोगे, उठाओगे। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि आधे से ज्यादा लोग mgr लगाएंगे, इतना इसी नहीं पूछने वाले। अगर हाइट 6400 किलोमीटर तक ले जाए तब तो ये लगना ही नहीं है, क्या लगेगा, ऊपर वाला कंडीशन। और हम आंसर निकालेंगे U = mg, h की जगह पे r डिवाइड बाय 1 प्लस r बाई r, तो 1 + 1 सॉरी r बाई r 1 और 1 + 1, तो आंसर क्या आएगा, mgr/2। क्लियर है ये? तो समझो बेटा mgh फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं आज के बाद तुमसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आंसर दोगे, -F.dr। मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -F.dr, राइट, वो है मेन फॉर्मूला। अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो -G m1m2/r। अगर मैं तुमसे पूछूं सरफेस ऑफ अर्थ से या प्लेनेट के सरफेस से h हाइट पे कितना, तो आंसर दोगे तुम mgh डिवाइड बाय 1 + h। और उसमें भी अगर हाइट नेग्लिजिबल हो तब जाके कहीं तुम्हारा mgh आएगा। तो जब भी तुमसे पूछा पोटेंशियल जी, mgh बताते हो। समझ में आया? इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर 5 मीटर 10 मीटर तक है तब तो इसको यूज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा हाइट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो या तो इसे यूज करना है, राइट, या फिर -Gm1m2 डिवाइड बाई r को यूज करना है। किसको यूज करना चाहिए, कैसे यूज करेंगे वो भी मैं अभी समझा दूंगा, क्वेश्चन करेंगे अब तो, है ना। पहले इसको नोट कर लो बेटा। देखो अगर मान लो हाइट काफी कम है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया हो तो 100 मीटर तक जा रहा है, 125 मीटर तक जा रहा है, इस तरह से, या 120 मीटर से गिराया 100 मीटर से गिराया है तो 60 मीटर आने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। अगर इस तरह की हाइट रहेंगी तो उस टाइम पे जब भी तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करोगे, लगाओगे, तो वहां पे तुम सीधा सीधा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और तुमने देखा भी होगा नॉर्मली अभी तक हमने जो क्या किया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं पे यूज किया हुआ है, mgh का ही फॉर्मूला यूज किया है।
है ना। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया है जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम क्या करते पढ़ रहे थे, राइट, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल क्या बोलते हैं प्लेन, तो उस टाइम पे जो रेडियस होता था कितना होता था, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर ऐसी, तो उसमें mgh का ही फॉर्मूला हमने क्या क्या लगाया। बट अगर कल को क्वेश्चन आ जाए जो कि ग्रेविटेशन में आए हुए हैं और आ सकते हैं कि किसी पार्टिकल को ऐसे थ्रो किए हैं कि वो 1600 किलोमीटर ऊपर जा चुका है, 3200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर ऐसे जा चुका है, तो जब भी ऐसे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमको क्या करना हो, लगाना हो, तो हमेशा फॉर्मूला यूज करना है इधर -gm1m2 डिवाइड बाई r का या mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r। दोनों ही फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इनके लिए कोई इफ एंड बट नहीं लगे हुए हैं। याद करो, कोई इफ एंड बट नहीं लगे हुए हैं, कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, हमेशा क्या है, अप्लीकेबल है। बस ध्यान ये रखना है कि जब यहां पे तुम इस स्मॉल r को क्या करोगे, मेजर करोगे, तो कहां से मेजर करोगे, सेंटर से, सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करना है। जबकि इसमें जो हाइट मेजर करना है वो कहां से मेजर करना है, राइट, सरफेस ऑफ अर्थ से। अब इसमें सर दोनों में से कौन सा चूज करे, तो देखो दोनों से ही आंसर आएंगे। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों से सॉल्व करा के बता दूंगा, वो तुम्हारी मर्जी है। पर जनरली मैं जो चूज करता हूं, मैं इसे चूज करता हूं सॉल्व करने के लिए। रीजन ये है कि अगर मैं इसमें इनफाइनाइट रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी सीधा 0 बोल सकता हूं। इसमें h यहां भी और h यहां भी है। हो सकता है यार कंफ्यूजन हो जाए तुम्हें कि सर यहां इनफाइनाइट रखते तो इनफाइनाइट आना चाहिए था, लेकिन यहां इनफाइनाइट रखते तो 0 आना चाहिए था, तो क्या होगा। तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, तुमको पता होना चाहिए हालांकि कि इसका आंसर 0 होगा वैसे तो। पर अगर कंफ्यूजन हो तो भैया इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही समझ में, दोनों यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर आएगा, पर मैं जनरली प्रेफर करता हूं ये, मैं दोनों ही सॉल्व करवा के दिखा दूंगा। क्लियर है ये। क्वेश्चन लिखना है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, स्मॉल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, स्मॉल m is thrown with velocity v, is thrown with velocity v from the surface of earth, thrown with velocity v from the surface of earth, then find its velocity, then find its velocity when it reaches height equal to, when it reaches a height equal to the radius of earth, when it reaches the height equal to the radius of earth। हम जो आंसर देंगे उसमें हम स्मॉल g को यूज कर सकते हैं, कैपिटल G को यूज कर सकते हैं, कैपिटल M जहां पे वो मास ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट करेगा, और कैपिटल R जहां पे रेडियस ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सॉल्व करने में। कैसे करना है समझो बेटा, राइट। क्वेश्चन ऐसे बोला हुआ है कि हमारे पास क्या है, मान लो ये अर्थ की बात करें, रेडियस हो गया r, मास हो गया कितना m, यहां से एक स्मॉल m पार्टिकल को वेलोसिटी दिया कितना v। जब ये यहां पहुंच जाएगा कितनी हाइट पे, r के बराबर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा हुआ है। लेट्स से वेलोसिटी v1 मान लियो और उसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो ऐसा करने के लिए हम लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मेथड अलग अलग नहीं है, जानबूझ के मैं ऐसे मेथड 1 मेथड 2 लिख दे रहा हूं, बेसिकली फॉर्मूला अलग अलग यूज करके देखना है। हम बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि जितनी एनर्जी होनी चाहिए कहां पे, एट सरफेस ऑफ अर्थ, उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए एट h इज इक्वल टू r पे। दोनों जगह पे एनर्जी उतनी होनी चाहिए। अब यहां पे इसके लिए पास काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखेंगे हम, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे -gm1m2/r वाला। तो सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r। फिर हम देखेंगे यहां पे, तो काइनेटिक एनर्जी हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, हाफ m v1², और v1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी यहां से लिखेंगे तुम, राइट। यहां से हाइट कितनी होगी टोटल, राइट, 2r, r प्लस r, तो हो जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2r। क्या कैंसिल हो जा रहा है हर जगह से, राइट, स्मॉल m, हर जगह से स्मॉल m कैंसिल हो जा रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। अगर पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, v² -2gm/r
इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस gm/r। ये वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां हो जाएगा माइनस 2gm/r प्लस gm/r, क्या बचा माइनस gm/r। तो v1 स्क्वायर की जगह पे आ रहा है v स्क्वायर माइनस gm/r, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट v स्क्वायर माइनस gm/r। या तो ऑप्शन में ये रहेगा, राइट, या तो ऑप्शन में क्या रहेगा इस तरह से देगा, या फिर ऑप्शन दिया जाएगा किसके टर्म में, स्मॉल जी के टर्म में। अगर ऑप्शन स्मॉल जी के टर्म में दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसको r से मल्टीप्लाई कर दो और r से डिवाइड कर दो। तो ये gm/r स्क्वायर वाले टर्म को तुम रिप्लेस कर सकते हो स्मॉल जी से, और आंसर तुम्हारा हो जाएगा वही v स्क्वायर माइनस gr। ये आ गया। किसी ने बोला सर अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे क्या यूज करें, mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h/r, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम चाहे तो उससे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें वही लिखना है कि भाई जितनी एनर्जी कहां पे होगी एट सरफेस ऑफ अर्थ, उतनी ही एनर्जी कहां होनी चाहिए एट h। सरफेस ऑफ अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv स्क्वायर। अब mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h/r वाला फॉर्मूला लिखोगे तो h की जगह क्या पुट करोगे, जीरो। h की जगह पे क्या पुट करोगे, जीरो, क्योंकि वो हाइट कहां से मेजर करते हैं, सरफेस से। मैं लिख दे रहा बेटा, है ना, mgh की जगह पे जीरो डिवाइड बाई 1 प्लस 0/r, यही पुट करोगे, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mgh की जगह पे क्या पुट करना है, r डिवाइड बाय, यही होगा। हर जगह से m कैंसिल हो जा रहा है, क्लियर है ये। तो यहां पे बच रहा है v स्क्वायर बाई 2, ये जीरो हो गया। यहां पे क्या बचा, v1 स्क्वायर बाई 2, यहां पे r बाई r कैंसिल हो गया, 2 हो जाएगा, तो कितना बचा gr बाई 2। मतलब हर जगह से हमारा 2 भी कैंसिल हो जा रहा है। तो v1 स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस gr, और v1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो v स्क्वायर माइनस gr, वही चीज आ गया। अगर कैपिटल जी के फॉर्म में देगा तो स्मॉल जी की जगह पे लिख देना है gm डिवाइड बाई r स्क्वायर, तो कैपिटल जी के फॉर्म में आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है, जैसा मन करे वैसा तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दोनों फॉर्मूले के लिए कोई इफ एंड बट नहीं लगा हुआ है। बस ध्यान ये रखना है, इसमें जब स्मॉल r लिखोगे तो सेंटर से मेजर करना है, इसमें हाइट की जगह पे सरफेस से मेजर करना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A particle is thrown with velocity v. A particle is thrown with velocity v from the surface of Earth. From the surface of Earth. Find its velocity. Find its velocity when it reaches the infinity. Find its velocity when it reaches the infinity. आंसर तुम कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, इनके फॉर्म में दे सकते हो। चलो करो खुद से। आई होप ये वाला पार्ट लिख लिया होगा तुमने। अब माइनस 2gr अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 2gr आ रहा था, स्मॉल gr। अरे भैया इसकी जगह पे माइनस gm1m2/r वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट क्या होगा तो उसको यूज करो फिर। देखो इधर अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट बना रहे हो बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने तुमको पूरा कराने के बाद जब पूरा डेरिवेशन करा दिया था, मैंने यहाँ पे बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी चाहो तो तुम माइनस gm1m2/r लिख सकते हो,
तुम चाहो तो mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h बाई आर लिख सकते हो, दोनों ही वैलिड है, दोनों के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, दोनों से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ये प्रूफ दिखा दिया मैंने, दोनों से सॉल्व करने पे सेम आंसर आ रहा है। बट मैंने क्या बोला, मैं पर्सनली किसको प्रीफर करता हूं, माइनस जी m1 m2 बाई आर, क्यों, इसी कारण से जब mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h बाई आर है और h की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट ऊपर भी और इनफाइनाइट, तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, हालांकि उसको जीरो लेंगे पर फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है। बट अगर माइनस जी m1 m2 बाई आर और आर की जगह पे इनफाइनाइट रखूंगा तो आंसर जीरो आएगा, तो डेफिनेटली पता है, तो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, जब उन्हीं चीजों को मैंने समझा भी दिया है। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 2gr, राइट, सिंपल सा वो। तुम यहाँ पे सिंपल वही क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, तुम बोलोगे जितनी एनर्जी कहां पे है, एट सरफेस ऑफ अर्थ पे, उतनी एनर्जी कहां होनी चाहिए, इंफिनिटी पे, यही है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल जी कितनी, माइनस जी m1 और स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल आर, सरफेस पे यही लिखेंगे। यहां पे इंफिनिटी पे हाफ m v1 स्क्वायर, v1 की वैल्यू निकालनी है, माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m डिवाइड बाई आर की जगह पे इंफिनिटी, अगर इनफाइनाइट रखा तो कितना हो गया, जीरो, ऐसे लिख सकते हो। अगर ये नहीं भी जानना है तो बेटा mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई आर से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। क्या कैंसिल हो जा रहा है, स्मॉल m, स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2gm बाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया, v1 स्क्वायर आ गया। तो v1 की वैल्यू आएगी अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 2gm बाई आर, और अगर आंसर इस फॉर्मेट में नहीं दिया है तो माइनस 2gr, सिंपल सा है ना, लिखो जरा इसे। चलो कर लिया ये, देखो बेटा इसमें हमने क्या किया, ध्यान समझो, इस क्वेश्चन में हमने इसको v वेलोसिटी दी है जिससे ये इंफिनिटी पे भी पहुंच गया है, और उसके बावजूद इंफिनिटी पे पहुंचने के बावजूद इसके पास इतनी वेलोसिटी बची हुई है। अगर मैं सरफेस से दी हुई वेलोसिटी थोड़ी और कम करूं तो इंफिनिटी पे पहुंचेगा और वेलोसिटी थोड़ी और कम हो जाएगी। अगर सरफेस से वेलोसिटी थोड़ी और कम करूं तो हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि सरफेस तक तो पहुंच जाएगा, बट सॉरी इंफिनिटी तक तो पहुंच जाएगा, पर इंफिनिटी में पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, जीरो होगी। इसका मतलब है ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे वो कहां तक पहुंच जाएगा, इंफिनिटी तक। इनफाइनाइट तक पहुंचने का मतलब होता है उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर निकल जाना, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाना। जब किसी पार्टिकल को कम से कम इतनी वेलोसिटी दी जाए कि उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, दैट इज नोन एज स्केप वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं हम, स्केप वेलोसिटी, कि भाई कम से कम इतनी वेलोसिटी दो कि इंफिनिटी तक तो पहुंच जाए, भले वहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, जीरो। तो हम चाहे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा वही है, ये सारी चीजें ग्रेविटेशन में आएंगी। मजेदार बात यह कि ग्रेविटेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, ग्रेविटेशन तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट को या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे कहीं ना कहीं पढ़ ही लेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ लिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा चीज बचेगा बस, केपलर्स लॉ। तो ध्यान से रखना, ध्यान से चीजें क्या करना पढ़ना है, उसके सारे टॉपिक यहां वहां कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन लिखना है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, find the minimum velocity given to a particle from the surface of earth so that it reaches infinity, है ना। तुम चाहो तो वहां पे डेफिनेशन में लिख सकते हो, इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी, राइट। तुम चाहो तो वहां साइड में लिख सकते हो, ऑल्सो नोन एज स्केप वेलोसिटी। चलो ट्राई करो, निकल जाएगा खुद से। अब हमें क्या करना है, वो वेलोसिटी निकालना है जो हम सरफेस ऑफ अर्थ से देंगे, और कम से कम इतना दें कि वो कहां पहुंच जाए, इंफिनिटी पे पहुंच जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या करेंगे, लगाएंगे कि जितनी सरफेस पे होनी चाहिए एनर्जी उतनी ही इंफिनिटी पे। सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी हमने क्या किया, दिया है हाफ mv स्क्वायर, और v की ही वैल्यू हमें क्या करनी, निकालनी है।
पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। यहां पे काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने लिखा है हाफ mv1 स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई इंफिनिटी, और अगर इंफिनिटी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब एक चीज समझो, यहां पे मैंने इतनी वेलोसिटी दी है कि वो इंफिनिटी तक पहुंच गया है, और पहुंचने के बावजूद कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बच गई है। हम ये नहीं चाहते कि वो वहां पहुंच के क्या करे, घूमे फिरे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भैया वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी की वहां तक क्या करे, रीच करे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को कम करता जाऊंगा तो ये भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये कितना हो जाएगा, 0। जब वो 0 हो जाएगा तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है, मिनिमम। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, सिंपल एग्जांपल समझो कि भाई मान लो भिलाई से कहां तक जाना है, रायपुर तक जाना है, और भिलाई से रायपुर तक जाने का जो किराया है वो 50 रुपए है। अब अगर मैं किसी को 70 रुपीज दूंगा तो 50 रुपए से वो रायपुर तक पहुंचेगा, और रायपुर में पहुंचने के बाद भी 20 रुपीज बचेगा। अगर मैं 60 दूंगा तो 50 से क्या करेगा, रायपुर तक पहुंच जाएगा, और वहां पहुंच के 10 रुपए बचेगा। मैं चाहता हूं मिनिमम कितना अमाउंट दूं, तो मिनिमम कितना देना पड़ेगा, 50, जो रास्ते का क्या है, किराया है। भले वहां पहुंचने के बाद अमाउंट उसका कितना हो जाए, 0, तो हमको उतना किराया ही देना है कि वो इन्फिनिटी तक बस पहुंच जाए, भले उसके बाद वहां पे जाने के बाद कोई काइनेटिक एनर्जी ना बचे। तो हम यहां पे बोलेंगे अगर मुझे v को क्या करना है, मिनिमम, और यही मिनिमम वेलोसिटी क्या कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी, तो हमें यहां पे v1 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। ऐसे फॉर v टू बी मिनिमम, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, v1 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0। अब इसी को हम लिखेंगे हाफ m v एस्केप वेलोसिटी माइनस g स्मॉल m डिवाइड बाई r इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये? स्मॉल m कॉमन निकल के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। तो एस्केप वेलोसिटी कहां, इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2g कैपिटल M डिवाइड बाई r और अंडर रूट। तो हम चाहे तो ऐसे लिखें, या हम चाहे तो r और r से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2gr। तो सरफेस ऑफ अर्थ से एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट 2gr। स्मॉल g की वैल्यू हमें पता है सरफेस ऑफ अर्थ पे, रेडियस की वैल्यू पता है, सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। कल को क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दे, चेंज कर दे, और बोले मैं सरफेस ऑफ अर्थ से थ्रो नहीं कर रहा, बल्कि मैं 1600 किलोमीटर से क्या करना चाह रहा, थ्रो करना चाह रहा, तो वहां के लिए एस्केप वेलोसिटी निकालो। तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन ये बढ़िया होते हैं, बहुत जल्दीबाजी में आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड लगा दिया जाता है, जबकि वहां पे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, टोटल एनर्जी एट 1600 किलोमीटर शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ऐसे सॉल्व करना शुरू करोगे। तो यहां पे जब तुम क्या करोगे, रखोगे, तो r नहीं बल्कि कितना हो जाएगा, r प्लस 1600, राइट, या फिर r प्लस r/4 लिख सकते हो। और उनके लिए एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अलग अलग हाइट के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होती जाती है, अलग अलग होती जाती है। समझ में आ रहा है? इस पे हम और डिस्कशन करेंगे, पर ग्रेविटेशन वाले ही चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहां पे और डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है ना। हमें एक और टॉपिक डिस्कस करना है, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। ब्लैक होल सुना है तुमने? ब्लैक होल ऐसा जिससे कोई भी लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट एस्केप ना कर पाए, राइट, एस्केप ना कर पाए, मतलब लाइट भी एस्केप ना कर पाए। ऐसा तब होगा जब किसी प्लैनेट के लिए, जब किसी ऑब्जेक्ट के लिए एस्केप वेलोसिटी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो गया अगर एस्केप वेलोसिटी, मतलब उसको निकलने के लिए लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड चाहिए, जो कि पॉसिबल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं निकल पाएगा। और वो तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तुम देख रहे हो यहां पे कि भाई जो एस्केप वेलोसिटी वो डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे। जितना रेडियस कम होता जाएगा, क्योंकि मास तो नहीं है, रेडियस जितना कम होता जाएगा एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये एस्केप वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जब स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो रेडियस होगा वही कहलाएगा श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए क्या करो, इस टर्म को ध्यान रखो, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। बात आई समझ में? वो रेडियस जिसपे किसी भी प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, और जब किसी प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्लैक होल में। मतलब अब उससे कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। इंटरेस्टिंगली तुम चाहो तो अर्थ के लिए श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस निकाल सकते हो। मतलब अगर अर्थ ब्लैक होल बना
तो इसका रेडियस कितना होगा तुम आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हारे पास फॉर्मूला है v इक्वल टू √2gm। g की वैल्यू तुमको पता है, m तुम चाहो तो गूगल कर सकते हो अगर याद नहीं है तो, और r की वैल्यू निकाल सकते हो, और यहां पे क्या रखोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर तुम अर्थ के लिए इसको क्या करोगे, निकालोगे, शायद 9 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। 9 या तो 0.9, मुझे अच्छे से याद नहीं है, यही कुछ आंसर आएगा। 0.9 आता है शायद, 0.9 मिलीमीटर। इमेजिन वो कितना छोटा सा, इतना बड़ा हो जाएगा अर्थ ब्लैक होल बनते से। तो तुम चाहो तो उसको भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो सकता है एग्जाम में भी पूछ ले ऐसा। भले टर्म यूज ना करेगा, नहीं करेगा शॉर्ट-चाइल्ड रेडियस, पर ये बोल सकता है कि अगर अर्थ की इसके वेलोसिटी उतनी हो तो अर्थ का रेडियस क्या हो जाएगा उस टाइम पे। 2.4 सेंटीमीटर के करीब आता है सन का। सोचो, क्लियर है ये? तो तुम चाहो तो वो भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, पर उसके बारे में डिस्कशन के बाद में तुम चाहो तो यहां से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से निकाला जा सकता है। क्लियर है ये? राइट? ये हमारा क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वन टाइप ऑफ पोटेंशियल हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो, हाइट कम तो mgh, ज्यादा तो ये दोनों फॉर्मूले। क्लियर है ये? कल की क्लास में हम क्या करेंगे, दो पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, एक देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा देखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और कैसे क्वेश्चंस के बनेंगे वो भी देखेंगे। क्लियर है ये? चलो, थैंक यू।